जय हो बांके बिहारी की। आज जब कुछ भी बात होती है तो हम दिल्ली एनसीआर और तमाम लोग सबसे पहले बांके बिहारी के दरबार जाते हैं, दर्शन करते हैं। और वीकेंड में इन दिनों बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है बांके बिहारी के मंदिर में दर्शन करने वालों की। ये तो वो लोग हैं जो आसपास के इलाकों में रहते हैं, मथुरा में हैं, वृंदावन में हैं, आगरा में हैं, दिल्ली में हैं, गुड़गांव में हैं। इसके अलावा जो कुछ लोग राजस्थान से आते हैं, सब बांके बिहारी के दरबार में जाते हैं और चाहते हैं कि कृष्ण लला के दर्शन हो। ये सब जो कुछ होता है, इस सब के बीच सवाल उठता है कि जो करोड़ों भक्त हर साल यहाँ पहुँचते हैं, करीब करीब एक अनुमान ऐसा है कि 20 से 22 करोड़ लोग मथुरा वृंदावन में हर साल आते हैं और करीब 2.5 से 3 करोड़ लोग बांके बिहारी के मंदिर में अंदर जाते हैं, दर्शन करते हैं। आप ये समझिए कि बांके बिहारी अगर आप गए हैं, अगर कृष्ण के आप भक्त हैं और उस कृष्ण लला की को अपने आंखों में बसाते हैं, तो वो जो तस्वीर है वो मनमोहन, उसके लिए आपको बहुत संघर्ष करना पड़ता है। और कई लोग ये कहते हैं कि हमें तो कई बार इस भीड़ में डर लगता है, खासकर जब मौसम इस तरह का हो, मई जून का हो, गर्मी हो, उमस हो, उस समय आप ये समझिए कि कृष्ण भक्तों की एक परीक्षा हो जाती है। और यही मौसम है जब एक और मथुरा वृंदावन में विवाद शुरू हो गया है। बांके बिहारी कॉरिडोर आखिर बनेगा तो कैसे बनेगा? ये वहाँ के जो गोस्वामी हैं वो विरोध कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार है, योगी सरकार है, वो चाहती है कि ये सब कुछ हो, एक नया कृष्ण नगरी जो है नए अवतार में नजर आए। खुद योगी ने अपने दूत को वहाँ भेजा है, अवनीश अवस्थी वहाँ पहुँचे हैं, लगातार बात कर रहे हैं। हेमा मालिनी वहाँ खुद मौजूद हैं, वो भी लगातार बात कर रही हैं। वो वहाँ के सांसद हैं, उनके लिए दूसरी परीक्षा है। एक तो नाराज़गी, अगर लोकल लोग नाराज़ हो गए तो उन्हें चुनाव में भी इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। लेकिन कृष्ण की नगरी में परिवर्तन होगा या नहीं होगा? बांके बिहारी कॉरिडोर बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा तो कैसे बनेगा? हमारे साथ भास्कर हैं, हमारे साथ वक्ता हैं, हमारे साथ शालू हैं, हमारे साथ शैलेंद्र जी हैं। भास्कर, ये जो कृष्ण भक्ति इस परंपरा में जो लोग वहाँ पहुँचते हैं, उनके लिए अगर बांके बिहारी कॉरिडोर बनता है तो अड़चनें क्या है? मेरे पास कहने के लिए बस दो ही चीज़ें। विरोध अपनी जगह ठीक है, हर कोई विकास का विरोध सबसे पहले होता है। अगर कुछ मूवीज़ आपको याद होंगी तो बैलगाड़ी से जब ऑटो आया तो उसका विरोध हुआ, ऑटो के बाद जब कार आई तो उसका विरोध हुआ। तो ये जैसे जैसे विकास, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, मॉडर्न होते हैं, तो होता है, विरोध होता है, क्योंकि उसमें कई लोगों का हित जाता है। जिसको बैलगाड़ी चलानी आती थी, जिसके पास 2 बैल थे, वो अब गाड़ी खरीदने का पैसा नहीं है उसके पास, तो वो विरोध करेगा या उसको सीखेगा, उसके लिए नई चीज़ है। मैं इसका एग्जांपल ऐसे देना चाहता हूँ, जैसे हम लोग जब छोटे थे 90 के दशक में, तो गांवों में कच्चे घर थे, मैक्सिमम गांवों में कच्चे घर थे। आज किसी गांव में कच्चा घर नहीं। बदलाव हुआ ना, और वो अच्छे के लिए हुआ। उसमें पंखा भी लग गया, ऊपर उसमें लाइट भी पहुँच गई, तो अब उनको सुविधा मिली। तो यही चीज़ है वृंदावन कॉरिडोर। वृंदावन कॉरिडोर में अगर आप शनिवार रविवार चले जाएंगे तो पूरा दिल्ली एनसीआर वहाँ पहुँचा होता है। मतलब हाल ये होता है कि एक पतली सी गली है, 4-5 गेट हैं, और उसमें एक किसी भी गेट से आप जाइए, पतली सी गली है और उसमें आपको चलना नहीं होता है, लोग धक्का देकर आपको पहुंचा देते हैं। अभी 2 दिन पहले की तस्वीर आप देखेंगे, चप्पलों के ढेर लगे हुए हैं, किसकी चप्पल कहाँ गई किसी को पता ही नहीं। अब इस तरह के दृश्य अगर वहाँ दिख रहे हैं, 2022 में भगदड़ हुई थी वहाँ पर और लोगों की मौत भी हुई थी। तो इन सब चीज़ों को अगर हम देखेंगे, समझेंगे, तो हमें लगेगा कि नहीं, वहाँ पर दिक्कतें हैं। भक्ति अपनी जगह पे, आस्था अपनी जगह पे, लेकिन परेशानियाँ हैं। अगर उन परेशानियों को आपसी सहमति से ठीक किया जा सकता है तो ये रिजिडनेस क्यों? सवाल पहला ये है। दूसरा सवाल ये है कि भक्ति जो भाव है, भक्ति का भाव जो है, उसमें अड़चने लाने वाला कौन है? भक्ति तो वो स्वीकार्य होती है ना, सबको अपने में समाहित करती है। तो यहाँ पर पुरोहित और व्यासपीठ ने ऐसा क्यों कर दिया कि अपने लिए सुविधा तो देख रहे हैं, भक्त जो वहाँ आ रहे हैं उनकी सुविधा का ध्यान नहीं रख रहे हैं। एक चीज़ बड़ी बात कही कि भक्त की सुविधा नहीं देख रहे हैं। गोस्वामी समुदाय है और वो सालों से कृष्ण बांके बिहारी जी की सेवा में है। सेवादार एक विरासत में आती है, परंपराओं में आती है। एक परिवार उसको सदियों से करता है। उसकी दो ही चीज़ें हैं। एक तो कृष्ण भक्ति का उनका अपना एक पॉजिटिव है कि भाई हम करते रहें तो हम करेंगे,
दूसरा रोजी रोटी का भी सवाल हो सकता है। इन सब के बीच योगी के दूत अवनीश अवस्थी वहां पहुंचे। शैलेंद्र जी, आपको क्या लगता है कि अवनीश अवस्थी कोई रास्ता निकाल पाएंगे, मना पाएंगे गोस्वामी समुदाय को? देखिए, प्रशासन पहले से भी उनसे बातचीत करने की कोशिश करता रहा है। वहाँ जो नगर निगम के जो अधिकारी लोग हैं और या फिर डीएम हैं, एसपी हैं, ये सारे लोग कोशिश करते रहे, लेकिन गोस्वामी समुदाय अभी मानने को तैयार नहीं है। तो उसमें कोशिश ये की जा रही है कि भाई एक सहमति बने और इन लोगों को सहमति के आधार पर ही काम आगे हो। तो मुझे लगता है कि कभी भी कॉरिडोर जब बनता है, चाहे काशी विश्वनाथ में हमने देखा हो या कहीं भी और वहाँ महालोक देखा हो, वहाँ पे उज्जैन में, तो उसमें जो लोग लोकल होते हैं उनकी रोजी रोटी का इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है। जो उनके घर जिनके टूटते हैं, जिनके दुकान टूटते हैं, उनको उसका वैकल्पिक व्यवस्था करके दिया जाता है। अब लोगों की चिंता ये हो रही है कि जो नई जगह हमें दी जाएगी, जो आम लोगों की चिंता है, वहाँ हमारा काम धंधा इतना ही स्मूथली चलेगा या हम इसी तरह का जीवन जी सकेंगे, या फिर वहाँ जाकर के हमें फिर नए सिरे से अपने रोजगार के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। और उससे बड़ा जो विरोध है ये गोस्वामी समुदाय का, ये हरिदास जी के ये वंशज हैं, और ये मंदिर उनका कहना है कि ये प्राइवेट मंदिर है, ये सरकारी मंदिर नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि भाई अगर ऐसी स्थिति होगी तो हम बांके बिहारी जी को कहीं और ले जा कर के जहाँ हमें जगह मिलेगी वहाँ फिर उनको हम प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, फिर उनको विराजमान कराएंगे हम। अच्छा, ऐसा पहली बार नहीं होगा। बांके बिहारी वृंदावन में हमेशा से नहीं विराजमान थे। अब अतीत में जाइएगा तो कई काल खंड में विशेष परिस्थिति, कभी मुगलों की वजह से, कभी किसी और कारण से जब परिस्थिति बिगड़ी तो बांके बिहारी जी को अलग अलग जगह पे विराजमान हुए हैं। भरतपुर में हुए हैं और कई जगहों पे हुए हैं। तो उनका कहना है कि ये पहली बार तो होगा नहीं। तो अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो हम इनको कहीं और ले जाकर विराजमान करेंगे इनको। तो लेकिन मूल चीज़ ये है कि उनकी आस्था इतनी, पूरे देश की आस्था, देश या विदेशों में रहने वाले भी सनातन धर्मियों की आस्था उनसे जुड़ी हुई है। अभी आपने बताया करोड़ों लोग आते हैं। मतलब मैं तो ये कहूँ कि जिसका थोड़ा मजबूत शरीर ना हो और मजबूत हृदय ना हो तो वो दर्शन के लिए, मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को जो मंदिर के गेट पर जाकर वापस लौट आए हैं, क्योंकि उनकी हिम्मत जवाब दे गई कि मैं इसमें नहीं घुस सकता हूँ। बिल्कुल सही। तो सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि भाई लोगों की आस्था है, करोड़ों लोग साल में देखने आ रहे हैं वहाँ पे, तो उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए ताकि स्मूथली दर्शन हो सके। वो आते हैं देव दर्शन के लिए और यहाँ से किसी हादसे का शिकार होकर के जाएं, तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि ये सुनिश्चित करे कि लोग आए, आराम से दर्शन करें, आराम से जाए, और साथ में जितने लोग हैं जिनकी आजीविका जुड़ी है उन सब का भी ख्याल रखे। तो सरकार ये कोशिश कर रही है और इसीलिए अवनीश अवस्थी जी को वहाँ भेजा गया है कि भाई आप सहमति बनाने की कोशिश करें इस पर। ये जो है सहमति बनाने की कोशिश करें, ये एक बड़ा सवाल है शालू, कि लगातार ये सब कुछ हो रहा है। इस सब के बीच अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य हैं, वो कह रहे हैं कि आप कहते तो ये हैं कि हम धर्माचार्यों के हवाले मंदिरों को करेंगे, हम जो हिंदू मंदिर हैं उनका देख रेख, उनके रख रखाव की जिम्मेदारी धर्माचार्यों को देंगे, लेकिन बार बार ट्रस्ट बनाकर उनसे छीन लेते हैं। अगर ऐसा है तो फिर गोरखपुर के मंदिर का भी ट्रस्ट बनाकर सरकार के हाथ में दे दीजिए। इसको लेकर एक नया विवाद हो गया कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब ये कैसे होगा कि गोस्वामी समुदाय भी उस ट्रस्ट में उसको सही प्रतिनिधित्व दिया जाए, उनकी जो सेवा की भावना है उसको अक्षुण्ण रखा जाए, और उसके साथ साथ जो नई व्यवस्थाएं हैं, विकास है, उसको भी किया जाए। तो एक सामंजस्य कैसे बनेगा? देखिए, जहाँ तक बात है, जो वो बोल रहे हैं अपनी जगह सही बोल रहे हैं। गोस्वामी समाज जो है वो अगर इसका विरोध कर रहे हैं कॉरिडोर्स के, तो विरोध सही है क्योंकि वो हमेशा से सेवा करते आए हैं बांके बिहारी की, लेकिन उनको भी कहीं ना कहीं समझना चाहिए कि हम विकास के साथ कैसे जाए, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। ये हम आज से नहीं सुन रहे हैं, हम बहुत शायद सदियों से ये चीज़ सुन रहे हैं कि परिवर्तन होना चाहिए समय के साथ साथ। क्योंकि अभी आप देखिए रंगभरी एकादशी में लाखों
की संख्या में भीड़ थी, गिनना मुश्किल था। अभी अब जन्माष्टमी आएगी, मुझे लगता है जुलाई से ही वहां पर भीड़ होनी शुरू हो जाती है भक्तों की। लोग वहां पहुंचना शुरू हो जाते हैं, अपने लड्डू गोपाल के साथ पहुंचते हैं और बहुत भीड़ होती है। मैं खुद उस टाइम पे गई हूं वहां पर और देखी हूं कि किस तरह के हालात होते हैं कि आप जो है वृंदावन के अंदर जो है अंदर भी नहीं जाते हैं कि लाइनें शुरू हो जाती है और सांस लेना मुश्किल हो जाता है। जिनको सफोकेशन होता है, जिनको भीड़ वाली जगह पे सांस लेने में तकलीफ होती है या जिनको अस्थमा की बीमारी हो, वो लोग तो मुझे लगता है नहीं पहुंच पाते होंगे वहां तक। और जैसा कि भास्कर जी ने कहा कि आप चलते चले जाइएगा और शैलेंद्र जी ने कहा कि वापस लौट, मुझे लगता है वापस गली से ही लौट जाते होंगे क्योंकि वहां पहुंचने के बाद लौटना भी आसान नहीं है, आपको चलते ही चले जाना होगा क्योंकि फिर क्या होगा वहां पर आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो सरकार को ये सुनिश्चित करना होता है कि मेरा एक एक नागरिक सुरक्षित है, क्योंकि वहां पर लाखों करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। विदेशों से लोग बांके बिहारी को देखने आते हैं, एक झलक पाने के लिए लोग सोचते हैं कि कब पर्दा हटेगा और बांके बिहारी हमें दर्शन देंगे। और लोग बहुत प्लान्स बनाते हैं। कितने लोग हैं जो दिल्ली में रहते हुए वहां नहीं पहुंच पाते हैं क्योंकि इस तरह की भीड़ वहां पर होती है। तो सरकार जो ये कदम उठा रही है, ये जो है लोगों के लिए ही बना रही है। तो गोस्वामी समाज को भी ये चीज समझना चाहिए कि अगर विकास होगा तो वहां पर ही लोगों की संख्या बढ़ेगी और भक्तों को आसान होगा। क्योंकि हम ये नहीं कह सकते हैं कि बांके बिहारी एक टूरिस्ट प्लेस है, बांके बिहारी एक आस्था का केंद्र है और भक्त ही वहां पर जाते हैं अपने भगवान से मिलने के लिए। भगवान से मिलने के लिए जाते हैं भक्त। और ये एक अयोध्या के बाद काशीमत, उसके बाद मथुरा, ये जो 3 धर्म स्थल हैं, हिंदुओं के सबसे बड़े देवता भी हैं राम और कृष्ण और भगवान शिव। तो देखिए, आपने काशी का पुनरुद्धार हुआ, अयोध्या का पुनरुद्धार हुआ और अब बारी है मथुरा के पुनरुद्धार की। और ये कहा जा रहा है कि इससे एक जो धार्मिक टूरिज्म है वो भी बढ़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ कई लोग ये भी कहते हैं कि एक सियासत का मुद्दा भी है। अब जो अध्यादेश लाया गया, अच्छा, ये उस पर सुप्रीम कोर्ट भी मामला गया कि कृष्ण बांके बिहारी मंदिर को लेकर ये सारी तैयारी है, 3 साल का टारगेट है। अगर हम 26 में शुरू करते हैं तो हो सकता है कि 29 की शुरुआत में, जैसे 24 की शुरुआत में राम मंदिर का भव्य उद्घाटन मोदी जी ने किया, उसके बाद चुनाव हुए, हो सकता है कि श्री कृष्ण बांके बिहारी कॉरिडोर का भी उसके पहले हो जाए और फिर चुनाव हो। तो ये राम और कृष्ण के जयकारों के साथ 29 का चुनाव हो सकता है। क्या लग रहा है आपको? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि चुनाव से जुड़ी हुई ऐसी कोई बात है। जब भी पॉलिटिकल पार्टीज देखती हैं तो हमने कई बार देखा है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से सनातन धर्म का करती रही है प्रचार प्रसार और उसको लेकर हमेशा से अडिग रही है। जहां पर भी उसे लगता है कि मंदिरों का पुनरुद्धार होना चाहिए या मंदिरों को लेकर कोई अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, उसका कदम जो है वो हमेशा से आगे रहा है। तो इन्हें पॉलिटिकल सियासी अंदाज में जोड़ देना, क्योंकि चुनाव का जो साल है वो पास आ रहा है, क्योंकि हर 5 साल में चुनाव होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो विकास के कार्य हैं वो करना हम बंद कर देंगे और ये कहेंगे कि 29 में चुनाव होने वाले हैं या फिर 27 में चुनाव होने वाले हैं, इसलिए इस तरह की प्रक्रिया की जा रही है। खास तौर पर बात बिल्कुल सही है, जब भी आप वृंदावन जाते हैं, वृंदावन में जाते वक्त बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हम भी जब भी गए हैं तो लाइन शुरू, जैसे ही गली शुरू होती है वहां से लाइन शुरू होना शुरू होती है और मंदिर तक आप कैसे पहुंच पाएंगे इसका अंदाजा लगाना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो गोस्वामी समाज है उसका साफ तौर पर कहना है कि ये सियासत ही है। आप हमारी धार्मिक नगरी को पर्यटन क्षेत्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप इसमें हमारा धंधा डालने की कोशिश कर रहे हैं। आपको हर जगह धंधा नजर आता है, सिर्फ और सिर्फ आपको धंधा चाहिए। जो मूलभूत सुविधाएं की जरूरत थी, जो नगर निगम काम करता है वृंदावन का, नालों को लेकर, बिजली को लेकर, वो तो कहीं पर भी नहीं किया है और आपको अब कॉरिडोर की याद आ गई है। पहले मूलभूत सुविधाएं आपको हमारे लिए करनी चाहिए थी। तो विरोध ज्यादा है, लेकिन मुझे लगता है कि धार्मिक और सियासी रंग अब ज्यादा मिलने लग गया है, क्योंकि एक तरफ से खींचतान इस बात को लेकर है कि हमारा एक एक नागरिक कैसे सुरक्षित रहे, इसको लेकर सरकार कैसे काम कर रही है, और साथ ही साथ जो कृष्ण भगवान की पूजा इतने वक्त से करते आए हैं उनको ये लग रहा है कि अब उनका अधिकार और जो आधिपत्य जो था वृंदावन पर, वो कहीं ना कहीं इस कॉरिडोर के बनने के बाद कहीं घट जाएगा। कॉरिडोर के बनने के बाद घट जाएगा। वो जो कहते हैं कि बांके बिहारी खुद अपना
तय करेंगे कि मेरा क्या स्वरूप होगा, क्या रूप होगा। वो तो महाभारत में आपने देखा कि वो अपना विकराल रूप भी दिखाते हैं, सूक्ष्म रूप भी दिखाते हैं। ये सब कुछ जो है एक हाँ या ना में लेंगे हम सवाल सीधा सीधा, क्या गोस्वामी समुदाय को अपनी जो मांगे हैं सिर्फ इस बात पर रखनी चाहिए कि जब ट्रस्ट बन भी जाए तो पूजा पाठ का जो अधिकार है वो गोस्वामी परिवार के पास रहे, बाकी कॉरिडोर का जो देख रेख है, विकास, इस तरह का भी एक फार्मूला बन सकता है। तो क्या हमारे साथ जो भी लोग हैं वो अपनी राय रखेंगे कि क्या गोस्वामी समुदाय आज जिस तरह से पूजा पाठ परंपरा कृष्ण की जो कर रहे हैं, वो बांके बिहारी की जो कर रहे हैं वो करें, धर्मी मान गर्भगृह का इंतजाम गोस्वामी समुदाय के पास रहे, और जो ट्रस्ट बनाए वो विकास का काम ट्रस्ट करे, सरकार करे। आप क्या इस फॉर्मूले से सहमत है? बिल्कुल, क्योंकि गोस्वामी समाज आज से नहीं, बहुत सदियों से पूजा पाठ करती है, सेवा करती है बांके बिहारी की, तो वो चीज़ उनसे नहीं छीनना चाहिए। बाकी जो ये डेवलपमेंट का काम है वो सरकार को उस हिसाब से करते रहना चाहिए। शैलेंद्र जी बहुत सुलझे हुए जर्नलिस्ट हैं, क्या आपको लगता है कि अगर हम गर्भगृह का जिम्मा दे दें गोस्वामी समुदाय को और बाकी विकास का काम अपना ट्रस्ट करता रहे, तो ये जो दोहरी व्यवस्था है इससे एक सुलह का रास्ता निकलेगा? जी बिल्कुल, इसमें संभावना पूरी है। उसमें ये देखना पड़ेगा सरकार को, मुझे लगता है कि गोस्वामी समाज को इतराज इस पर नहीं होगा थोड़ा सा कि भाई उससे जो आर्थिक जो लाभ होता है, जो अर्थ की प्राप्ति होती है दान से, चढ़ावा से, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, ये भी एक मैटर करता है। और मुझे लगता है कि सरकार ज़रूर जो बातचीत की कोशिश हो रही है, अभी सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई भी होगी, क्योंकि गोस्वामी समुदाय ने कहा है कि हमारा भी पक्ष सुना जाए, तो इसमें ज़रूर इस चीज़ का ख्याल रखा जाए कि जो सदियों से, सैकड़ों साल से मैंने जो समाज जो है, जो उनकी सेवा करता आ रहा है, जिनके लिए जीवन ही है बांके बिहारी, जो सोने से लेकर के और जगने के साथ ही और सोने तक जो सिर्फ बांके बिहारी ही उनके जीवन में हैं, और बांके बिहारी की सेवा वो अपना मतलब कि अपने जन्म लेने का वो मकसद मानते हैं। वो मानते हैं कि हमारा जन्म ही इसलिए हुआ है कि हम इनकी सेवा करें, उससे ठीक है, उनको आर्थिक लाभ भी होता है। तो मुझे लगता है कि इसका ख्याल जरूर रखा जाएगा और रखा जाना चाहिए, और ये बेहतर रास्ता है कि गर्भगृह और बांके बिहारी की सेवा वो तो गोस्वामी समुदाय के पास रहे, और जो विकास कार्य हैं, जो बाकी उसकी पेरिफेरी का जो मैनेजमेंट है, वो ट्रस्ट के पास आ जाए। हम भास्कर जी के पास आएंगे, उसके पहले वक्ता, आपकी क्या राय है? नहीं, मेरा भी मानना यही है कि सरकार को विकास की व्यवस्था देखनी है, और इसी वजह से शायद वो जो छोटी छोटी एकदम तंग गलियां हैं जिसकी वजह से लोगों को दिक्कत परेशानी होती है, बस उसका सुधार करने की कोशिश सरकार कर रही है। और गोस्वामी जो समाज है उससे मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी उसका अधिकार छीनने की कोशिश सरकार करेगी। इसका यही रास्ता है कि उनका अधिकार उनके पास ही रहेगा, और सरकार सिर्फ और सिर्फ वृंदावन में किस तरह से विकास किया जाए इस पर ध्यान देगी। ये जो भास्कर जहाँ से शुरू की थी भास्कर ने चर्चा की, कई बार चीज़ों का एक प्रतिरोध होता है, फूस के टप्पर से जब पक्का मकान बनता है तो भी विरोध होता है। दादा परदादा कहते हैं कि शुद्ध हवा से भी जीवन चल सकता है। ये जो गोस्वामी समुदाय है जिसने कृष्ण भक्ति को अपना जीवन मान रखा है, जैसा शैलेंद्र जी कह रहे हैं, उनसे उनका जीवन न छीनते हुए कोई रास्ता निकाला जाए? आपको क्या लग रहा है कि ऐसा कोई सरकार प्रस्ताव भी रखा होगा उसने? यहाँ अगर आप पूरी घटनाक्रम को देखेंगे तो ये लड़ाई आपस के पुरोहितों की ही थी। वहाँ पर कॉरिडोर का मामला तो बाद में आया, वहाँ पे व्यासपीठ और गोस्वामी आपस में लड़ रहे थे कि अधिकार किसका ज़्यादा है। ये लड़ाई ही संपत्ति की है। अब उस संपत्ति की लड़ाई के लिए ही सब कुछ चल रहा है। गर्भगृह आप केदारनाथ देख लीजिए, जिसके पास था आज तक उसी के पास है। पूजा की परंपरा जिसके पास होती है, सरकार उस पर हाथ नहीं डालती है। तो ये लड़ाई ही पैसे की है। यहाँ लड़ाई की विकास की है कि अगर सरकार ने विकास किया तो उससे आने वाली कमाई सरकार की हो जाएगी। अभी एक सिंपल सा सवाल है मेरे मन में कि कभी भी कोई मंदिर स्थापित होता था बड़ा, तो हमेशा नदी के किनारे स्थापित होता था कि वहाँ पे लोग जाके स्नान करेंगे और फिर आके वहाँ पे दर्शन करेंगे। आप मुझे बता दीजिए कि इस समय बांके बिहारी मंदिर से यमुना जी कितनी दूर है? नहीं, बांके ये जो आपका तर्क है, बांके बिहारी मंदिर जो है, यमुना का जो कछार है, वहां से आप वॉकिंग डिस्टेंस है। जब हम लोग जाते हैं निधिवन और ये सब, तो यमुना ने अपना रूप बहुत बार बदला है।
ऐसा नहीं है कि वो यमुना वहीं फिक्स है। आप निधिवन जाएंगे, निधिवन से आप पैदल वॉकिंग करते हुए जाते हैं। जब ये जो यमुना है, कभी ऐसा भी रहा होगा कि यही क्षेत्र रहा होगा यमुना का। और नहीं, इसमें एक बात और मुझे जोड़ना है, खास करके जो शिवालय होते हैं, महादेव का जो मंदिर होता है वो नदी किनारे ज़्यादा होते हैं, इसलिए कि महादेव पर जल अर्पण करने की परंपरा है, उनको जल चढ़ाया जाता है। उस तरह से श्री कृष्ण पर या फिर राम पर, वो भगवान राम पर उस तरह से जल अर्पित नहीं किया जाता है। तो पहले जो बहुत सारे शिवालय तालाब किनारे ये सब दिखते थे, उसकी बड़ी वजह ये थी कि तालाब से जल लिया और महादेव को अर्पण किया। तो ये एक वजह। बिना नहाए हम जाएंगे और जल नहीं, नहा करके घर से जाते हैं। कानपुर इलाहाबाद से आ रहे हैं तो गंगा में स्नान, यमुना में स्नान करके मंदिर नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। नहीं, गलत नहीं, गलत नहीं। मैं ये तर्क गलत इसलिए है कि जब भी मंदिरों की परंपरा रही है, मंदिर में एक नियम है कि जो भी भक्त अगर दूर से आया है तो आसपास उस समय हर घर में नल और इसकी व्यवस्था नहीं थी, तालाब ही होते थे, नदियां ही होती थी और नदियों में स्नान करके भक्त जाते थे। ये जो बांके बिहारी का आप देखेंगे अगर लोकेशन, आप थोड़ा और सर्वे कर लें आप, ये जो यमुना ने बहुत बार अपने, मैं उससे सहमत हूँ आपकी बात से, लेकिन क्या जो मंदिर संभाल रहा था उसकी ये जिम्मेदारी नहीं थी? तब उसका ये सवाल नहीं उठता था कि उस मंदिर के आसपास इतनी जगह रहनी देनी चाहिए कि भक्तों को परेशानी ना हो स्नान करके यहाँ दर्शन करने में? ये देखिए, बसाया गया, वो धंधा बनाया गया, वो क्षेत्र कमाई का जरिया बन गया और इसकी जिम्मेदारी गोस्वामी। देखिए, कमाई का जरिया तो जब मंदिर बनते हैं, जब कोई एक सिद्ध पीठ बनता है, तो चाहे आप सरकारी तौर पे कह लीजिए कि इसको टूरिज्म, स्पिरिचुअल टूरिज्म कह लीजिए, या फिर पुजारियों के लिए आप धंधा कह लीजिए, ये एक अलग चीज़ है। लेकिन रोजी रोटी तो चलती है ईश्वर के मंदिरों में, दरबारों में, उसके आसपास की एक इकोनॉमी अगर आप करें या ना करें तब भी चलती है। जो छोटे छोटे बांथे जैसे मंदिर हैं, पूरन देवी हमारे यहाँ पूर्णिया में एक मंदिर है, ऐसा नहीं है कि वो कोई सरकार अभी कोई ट्रस्ट बना के कुछ वहाँ बहुत ज़्यादा कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है, लेकिन वो अपनी गति से भी वो मंदिर गुलजार रहते हैं और उनके आसपास प्रसाद की दुकान है, फूल वालों की दुकान है, उसके अगल बगल में तो जब थोड़े और बन जाते हैं समोसे की दुकान बन जाती है, खिलौने बन जाते हैं, तो ये चलता है। और जैसे जैसे आस्था बढ़ती है वो भी होता है। तो शिव, राम, कृष्ण जो हमारे पारंपरिक देवता हैं, उन पर किसी का कॉपीराइट नहीं हो सकता इस देश में। नहीं, कॉपीराइट का सवाल नहीं है। बात यह है कि जो चीज़ सदियों से जिन लोगों ने जिस मंदिर को की सेवा की है, जिन लोगों ने व्यवस्था बनाई है, जिन लोगों ने उन्हें संरक्षित किया है, उसको हम सीधे सीधे हाशिए पर भी नहीं डाल सकते। हमको उनका पक्ष सुनना पड़ेगा। सरकार ऐसा कुछ नहीं कर रही है, उनको तो पूरा अधिकार सरकार कर रही है या नहीं कर रही है, ये तो जब चर्चा होगी, परिचर्चा होगी, जब वो कन्विंस होंगे। अगर आपका घर लिया जाता है तो आपको मुआवजा। ये बातचीत कोर्ट में चल रही है और कोर्ट की प्रोसीडिंग्स आप देखेंगे तो वो पूरा अधिकार उनको दिया जा रहा है, उसमें वो बात है कि अगर दिया जा रहा है और वो उनको समझ में जब आ जाएगा, जिससे लिया, जो प्रभावित पक्ष है, जब तक वो उसको समझ न ले, उसको हम ये थोप नहीं सकते कि हम तुम्हारा भला कर रहे हैं। ये एक संवाद की प्रक्रिया है और इसमें बांके बिहारी कॉरिडोर को लेकर आपकी क्या राय है, आप भी रखिए। और ये जो पूरा विकास हो रहा है, कोर्ट अपनी जगह है, सरकार अपनी जगह है, गोस्वामी समुदाय अपनी जगह है, वहाँ के लोकल लोग अपनी जगह है, और मथुरा की आवाज़ जो है वो प्रशासन, सांसद महोदया हेमा मालिनी जी और अवनीश अवस्थी जी, इसमें और धर्मगुरु सब आएंगे। अभी बहुत चर्चा आगे चलेगी, लेकिन ये देखना जरूरी है कि जो प्रभावित पक्ष है वो क्या कहता है, उसके साथ संवाद कैसे करते हैं, उससे तय होगा कि ये विकास कितनी जल्दी होगा, कैसे होगा और किस रूप में होगा। देखते रहिए हमारा प्लेटफॉर्म।